नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई क्रिएटिविटी की डेफिनेशन को हमने पढ़ा। अब हम ये जानने वाले हैं कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। किसी भी आइडिया, किसी भी विचार को अगर आप सृजन कर बुनकर एक नया आविष्कार करते हैं या किसी पुराने आविष्कार में अपने आइडियाज़ लगाकर एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं, नई चीज़ बना देते हैं, नई कला बना देते हैं, कलाकृति बना देते हैं या संगीत बना देते हैं या एक बेहतर तरीके से आप नेतृत्व करते हैं एक नेता होने के नाते, कोई भी टैलेंट जो आपके अंदर निहित है, यदि उसमें आप थोड़ी सृजनात्मकता लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि आप क्रिएटिव हैं। ठीक है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्रक्रिया या विधि का चुनाव करता है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हर एक व्यक्ति में सृजनात्मकता होती है और हर एक व्यक्ति की सृजनात्मकता एकदम अनुपम है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते किसी में। अब हमारे अंदर और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपको या हमें पता है। उस क्रिएटिविटी को किस प्रोसेस के ज़रिए, किस मेथड के ज़रिए हमें ग्रूम करना है, आगे बढ़ाना है और अपने अगर हमारा उस क्रिएटिविटी के साथ ही लक्ष्य भी बंधा हुआ है तो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, ये हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो विधि है और व्यक्ति की जो रचनात्मकता है वो उसकी इच्छा अनुसार वो तय करता है। यदि एक घर में 3 बच्चे हैं तो हो सकता है कि तीनों की रचनाएं, उनकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी का आधार अलग अलग हो सकता है कि किसी को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ज़्यादा शौक हो और वो उसी में कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि एक बच्चा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ नया करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि जो तीसरा बच्चा है वो लेखन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहना तो एक अलग ही बात हो गई। उसकी शुरुआती इच्छा, रुचि उसमें ज़्यादा है और वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आता है, नई नई बातें लिखता है, कविताओं की रचना करने की कोशिश करता है। या बाकी के 2 बच्चे भी इस तरीके से कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो हम कहते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी क्रिएटिविटी की प्रक्रिया, उसके मेथड्स चुनता है और उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाता है। क्रिएटिविटी सार्वभौमिक योग्यता है, यूनिवर्सल है, सबके अंदर है, हम सबके अंदर है क्रिएटिविटी। मुझे बहुत दुख होता है जब आज के समय में भी मैं देखती हूँ कि टीचर्स कई स्टूडेंट्स को ये गुड फॉर नथिंग कह देते हैं या पुअर कह देते हैं। इस लेक्चर से अलग हट के मेरी सारे टीचर से दरख्वास्त है कि कृपया किसी भी बच्चे को पुअर, वेरी पुअर या गुड फॉर नथिंग, किसी लायक नहीं हो, नकारा हो, नालायक हो मत कहिए। हर एक बच्चे के अंदर एक क्रिएटिविटी है। अगर हमने एज टीचर उस बच्चे की क्रिएटिविटी को, उसके दिमाग को नहीं पहचाना तो ये हमारा फेलियर है, उस बच्चे का फेलियर नहीं है। क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, सबके अंदर क्रिएटिविटी होती है और सबके अंदर ये क्रिएटिविटी अनुपम होती है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी रूप में क्रिएटिविटी पाई ही जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिविटी के। तीसरा, क्रिएटिविटी के आधार पर मनुष्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी भी नए विचार या वस्तु को जन्म देता है, टोटली या पार्शली। कोई भी तरीके से व्यक्ति एक नई चीज़ की रचना कर सकता है, एक नई वस्तु बना सकता है, एक नया विचार दे सकता है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। आपके घर में एक फंक्शन है और आपने एक टीम को हायर किया कि हमारा घर सजा दीजिए, लेकिन उसमें आपने जब अपने विचार डाले और आपने कहा कि नहीं, एंट्रेंस पे ना इस तरीके से नहीं, डेकोरेशन कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, मैं जो आइडिया दे रही हूँ उस हिसाब से डिज़ाइन बनाइए, मैं जो आइडिया दे रही हूँ उस तरीके से आप अंदर की सजावट कीजिए। तो जब आप अपने आइडियाज़ को देते हैं, यहाँ पर आपका आइडिया पार्शल है क्योंकि ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, आपका घर तैयार कर रही है, सजावट कर रही है, उसमें आपने अपना आइडिया दिया। एक है कि आपने टोटली एक नई रेसिपी बना दी, मान के चलिए उस रेसिपी का किसी को नाम भी नहीं पता था, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और एक नई रेसिपी बना दी, टोटली एकदम नई रेसिपी बना दी। तो ये दोनों ही जो कंडीशंस हैं उसमें पार्शली या टोटली आपकी रचनात्मकता होती है, जिसकी वजह से किसी नई वस्तु या किसी नए विचार का आप क्रिएटिविटी करते हैं। अब आपका एक विचार आपने प्रेषित किया और उस विचार में किसी ने ऐड ऑन कर दिया और वो एग्जाम्पल जो विचार बन के आया पूर्ण था वो आपको बहुत अच्छा लगा और आप सहमत हो गए। अक्सर हमारे घर में जब हम फंक्शंस करते हैं छोटे मोटे या किसी और विचार विमर्श
करते हैं किसी बात का तो हम सब बैठ के मंथन करते हैं ना, तो मंथन करने में सब अपने अपने विचार देते हैं, उन सभी विचारों का समावेश करके हम एक कंक्लूजन पर, एक निर्णय पर पहुंचते हैं, वो क्रिएटिविटी ही है। ठीक है, क्योंकि सबके विचार आ रहे हैं तो आंशिक क्रिएटिविटी है। यदि एक व्यक्ति का विचार आ रहा है तो आप कहेंगे कि वो टोटल क्रिएटिविटी है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से। सृजक यानी रचनात्मक व्यक्ति जो चीजों का गठन करता है। सृजक अपने अहम को इस प्रकार से दिखलाता है कि ये मेरा कार्य है, मेरा विचार है, मेरी रचना है। अतः निर्णयात्मक क्रिया में अहम आवश्यक होता है। निर्णयात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव काम में, फॉर्मेटिव काम में अहम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ अहम का ये भी मतलब है अवेयरनेस, अवेयरनेस की ये आइडिया मेरा है, अवेयरनेस की ये मैंने प्रोपोगेट किया था, ये विचार मेरा था, ये कार्य मेरा था। कई बार क्रिएटिव व्यक्ति को स्वयं नहीं पता होता कि वो अपने विचारों के फ्लो में जो कह गया वो एक क्रिएटिव आइडिया था। इसलिए ये अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई आइडिया, कोई विचार आपका है, कोई थॉट आपका है तो आप उसके प्रति सजग हो जाएं। और कोई भी सृजक अपने अहम को इसी प्रकार से दिखलाता है कि ये मेरा कार्य है। ठीक है ना, उसके अंदर ये अवेयरनेस होती ही है। चलिए, प्रतिभा का नेतृत्व करती है। हमेशा याद रखिए, आपके अंदर की सृजनात्मकता, आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपकी प्रतिभा का नेतृत्व करती है। आपका जो टैलेंट है ना, उस टैलेंट को आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है। आप गए, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू किया, जो टीचर ने बताया वो आपने सीखना शुरू किया, लेकिन आपके अंदर की क्रिएटिविटी उस इंस्ट्रूमेंट पर जो एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल पैटर्न से आपने सीखा था, उसके अंदर बहुत सारी नए आविष्कार कर सकती है। नए आविष्कार करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप सरगम से छेड़खानी करेंगे, लेकिन एक नई ताल, एक नया सुर आप बना सकते हैं, एक नया संगीत आप बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपके अंदर क्योंकि क्रिएटिविटी थी, उस क्रिएटिविटी के आधार पर जो आपका मूल ज्ञान था, उस आधार पर आपने अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ाया। जब आपकी प्रतिभा बढ़ती है यानी आपका विकास हो रहा है, और आपका विकास होने का मतलब ही है कि आपके अंदर की जितनी भी क्रिएटिविटी है वो और बाहर निकल कर आ रही है, और अभी और है जिसको आप बाहर निकाल सकते हैं। तो सृजनात्मकता हमेशा प्रतिभा का नेतृत्व करती है और विकास करती है, हमेशा आपके टैलेंट का नेतृत्व करती है। नेतृत्व का मतलब जानते हैं ना, एक मेंटर होता है, एक टीचर होता है, या फैमिली का मेंबर होता है जो तुम्हें बताता है कि किस दिशा में जाना है। आपकी क्रिएटिविटी, जैसे जैसे आप क्रिएटिविटी करने लगते हैं, सृजनात्मकता के फील्ड में आकर कुछ नया करते हैं, तो आपके विचार आपको, आपका नेतृत्व करते हैं, आपको बताते हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं आप जो ये सुंदर हो जाए। चलिए, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए आनंद का स्रोत है। क्रिएटिविटी अभिव्यक्ति देखिए, कोई भी क्रिएटिविटी हमेशा एक चीज को अभिव्यक्त करती है। मसलन एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है कि उसने बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है, लेकिन उस सुंदर मूर्ति के साथ यदि उसमें समावेश कर दिया जाए रंगों का, कुछ गहनों का, कुछ सजावट का, तो इससे क्या हो गया? इससे एक से ज़्यादा विचार और एक से ज़्यादा वस्तुएं जुड़ गई और एक नई चीज़ क्रिएट हो गई। और ऐसा करने पर जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसके अंदर और ज़्यादा आनंद का स्रोत आ जाता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए आनंद का स्रोत होती है। यदि क्रिएटिविटी से व्यक्ति ने अपने आप को व्यक्त किया है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद होता है। एक कवि है जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाई, और अपनी भावनाएं पहुंचाकर उन्हें बहुत आनंद हुआ, क्योंकि उनकी भावनाएं सारे लोगों की भावनाओं के जैसी ही थी, लेकिन उनके अभिव्यक्ति में इतने सुंदर शब्द गढ़े गए थे कि उससे उनकी अभिव्यक्ति बाकी के लोगों को प्रेरित कर गई। हो सकता है कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, हो सकता है कई लोग प्रेरित हो जाएं कि हम भी अच्छा लिखें। तो हमेशा एक सृजनात्मक व्यक्ति अभिव्यक्ति के माध्यम से और ज़्यादा आनंद पाता है। ठीक है, और बाकी के क्रिएटिव लोग भी उसकी क्रिएटिविटी को देखकर आनंद भी पाते हैं, प्रोत्साहित भी होते हैं। समाज द्वारा मान्य तथा उपयोगी वस्तु या विचार को सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। हमारे देश में 1980s में कंप्यूटर आया, उससे पहले 50 साल पहले यदि कंप्यूटर आ जाता तो क्या हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते थे? आप सोच के देखिए, 1980s में हमारे यहाँ साक्षरता कितनी थी?
आज भी हमारे यहाँ सारे लोग साक्षर नहीं हैं। तो अब से 1980 से पिछले 50 साल पुराने समय में अगर कंप्यूटर्स का उपयोग हमारे समाज को समझाए जाने की कोशिश भी की जाती, तब भी हमारा समाज चाहकर भी उसका उपयोग नहीं कर सकता था। आज हम सबके हाथ में मोबाइल है। जिन लोगों को कंप्यूटर्स नहीं भी आता है उनको भी पता है कि टच स्क्रीन का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी उपयोगिता है आज। तो हर एक समाज की एक समय में जो उपयोगिता होती है, अगर क्रिएटिविटी उसी समय की गई है जब समाज में उस क्रिएटिविटी की मान्यता है, रिकॉग्निशन है, उसका उपयोग है, उसका यूटिलाइजेशन है, तब वो क्रिएटिविटी सार्थक हो जाती है। ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी, ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ थे जो आज से कई साल पहले बोले गए थे, लेकिन उनको उस समय मान्यता प्रदान नहीं की गई, क्योंकि उस समय के समावेशी परिवेश में वो आइडिया फिट नहीं बैठता था। जबकि आज उस पुराने आइडिया को लेकर आकर हमने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। तो हमेशा याद रखिए कि समाज द्वारा मान्य तथा उपयोगी वस्तु या विचार को सृजनात्मक कार्य के अंतर्गत डाला जाता है। क्रिएटिविटी तो हमेशा इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करती ही है। ऐसे बहुत सारे विचार होते हैं जो किताबों में ही रह जाते हैं, या विचार ऐसे जो खो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि उस समय का जो समावेश है हमारा, उस समय का जो कंटेम्प्रेरी समाज है, वो उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कई कारणों से। जैसे अब एआई आ गया है, लेकिन एआई का इस्तेमाल जो बहुत डेवलप्ड हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ के बच्चे हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से कर लें, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में उसको ले जाएं अभी इस समय, तो क्या उसकी उपयोगिता हो पाएगी? नहीं, उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा उस समाज के लिए। उनको आगे बढ़ना होगा। सेम कस्बों के लिए आ जाता है, सेम छोटे शहरों के लिए आ जाता है, सेम हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी आ जाता है, राइट। तो एक आइडिया समाज के लिए यदि मान्य है, उपयोगी है, तो हम ये कहेंगे कि वो सृजनात्मक कार्य स्वीकार किया जाएगा। दो या दो से अधिक वस्तुओं के संयोग से नवीनता प्रदान होती है, पैदा होती है, प्रदान भी होती है, पैदा भी होती है। वही मूर्ति वाला एग्जाम्पल दोबारा से ले लेते हैं। जब एक मूर्ति बन के तैयार हुई, श्वेत रंग की थी, कोई भाव भंगिमा आपको नजर नहीं आ रही थी। कारीगर ने मूर्ति बना दी और एक कलाकार ने आकर उसको पेंट कर दिया, ठीक है, एक पेंटर ने उसको पेंट कर दिया, सुंदर सा मुखौटा बना दिया, आंखें उभरने लगी हैं, होठ दिखाई देने लगे हैं, गाल दिखाई दे रहे हैं, कलाकृति में अंग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इनकी आंखें तो बोल रही हैं, सिर्फ एक मूर्ति थी अभी तक, लेकिन रंगों ने कमाल कर दिया। फिर एक और क्रिएटिव पर्सन आए और उन्होंने कुछ आभूषण उसको पहना दिए, उस मूर्ति को पहना दिए, और आपको लगने लगा कि ये तो सजीव है। हो सकता है कि आप उनकी आराधना करने लगे। ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। लेकिन इस क्रिएटिविटी में दो या दो से ज़्यादा वस्तु या दो से ज़्यादा विचारों का समावेश हो गया, और समावेश होने से उस क्रिएटिविटी में नवीनता आ गई। चलिए, किसी भी, और सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर गीत गाया, क्या कंठ है, आनंद से सराबोर हो गया सभी लोग जो उस गीत को सुन रहे थे। लेकिन गीत के साथ तबला आ गया, इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, बाकी के ढोलक आ गई, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप देखें, गिटार आ गया, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको पसंद है मान के चलिए, वो उस गायन के साथ फिट हो गए, लय ताल सब कुछ आ गया। अब देखिए, गीत का आनंद ही अलग है, उसका भाव ही अलग है, उसका जो पूरा का पूरा रूप था वो और निखर कर आ गया। ये क्या है? दो या दो से ज़्यादा वस्तुओं का संयोग हो गया, नवीनता आ गई, आनंद आ गया। चलिए, सृजनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो व्यवहारिक हैं, और बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। यदि एक समस्या का समाधान पाने के लिए आप कुछ नवीन लेकर आते हैं, तो आप कहते हैं कि सृजनात्मकता है। समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए किया जा सकता है, और वही आपका व्यवहार, बिहेवियरिज्म से भी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटी करते होंगे जिससे आप अपने जीवन को सुगम करते होंगे एक समस्या का समाधान करने के लिए। यदि हम समस्या का समाधान करने के लिए किसी क्रिएटिविटी का, किसी नए आइडिया का, किसी नए विचार का, किसी नए वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी कहलाई जाती है, ठीक है ना। चलिए,
क्रिएटिविटी का विकास शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा किया जाता है। पिछले लेक्चर में भी हमने ये बात की थी कि यदि किसी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, सबके अंदर होती है, लेकिन अगर कोई बच्चा एक्सप्रेस भी कर रहा है उस क्रिएटिविटी को, वैसे तो एज अ टीचर हमें सबके दिमाग को पढ़ लेना चाहिए, हमें सबके बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे क्लास में कौन से बच्चे के पास क्या स्किल है, क्या क्रिएटिविटी है, लेकिन एज अ टीचर हमें उसकी क्रिएटिविटी को ग्रूम करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम करना तो कुछ और था, लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में बीटेक कर लिया, पर मज़ा नहीं आ रहा, काम में अच्छा नहीं लग रहा, आनंद नहीं आ रहा, दिमाग तो वहीं रहता है, मुझे तो एक्टिंग करनी थी, मुझे तो एंकरिंग करनी थी, मुझे तो लेखन करना था, मुझे तो इस फील्ड में जाना ही नहीं था मैम, पर मुझे मेरे पेरेंट्स ने फोर्स करा। तो पेरेंट्स या टीचर्स अगर ये दोनों, क्योंकि यही बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं, अगर ये दोनों बच्चे की क्रिएटिविटी को पंख नहीं देंगे और आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे अपने किसी भी भय, किसी भी सोच, किसी भी विचार की वजह से, तो उस बच्चे की क्रिएटिविटी तो समाप्त हो ही जाएगी, उसके जीवन से आनंद भी कई हद तक चला जाता है, क्योंकि वो जो करना चाहता है जी जान से, वो तो वो कर नहीं पा रहा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही बहुत आवश्यक है। एक बच्चा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता है, यदि उसको म्यूजिक का ज्ञान दे दिया जाए तो वो सारे स्वर भी सीख लेगा, सारे राग भी सीख लेगा, और फिर अगर उसकी ट्रेनिंग करेगा बढ़िया तरीके से तो हो सकता है कि एक नया गीत भी बना दे। कितने हमारे फेमस सिंगर्स हैं, फेमस क्रिएटर्स हैं जो अपने संगीत से हम सबको छूते हैं, है ना, हम सबके हृदय को छूते हैं, हम सब की भावनाओं को जाहिर करते हैं अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और अपने गायन के जरिए, या कलाकार अपने कलाकारी के जरिए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, क्रिएटिविटी है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा और ट्रेनिंग सृजनात्मकता को हमेशा आगे बढ़ाती है। परिवार भी सृजनात्मकता को या तो आगे बढ़ा सकता है या अवरोध पैदा कर सकता है, शिक्षा भी सेम कर सकती है। तो कोशिश करें कि हम आगे बढ़ाएं। इस लेक्चर से अलग हटकर भी अगर आप टीचर हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे की क्रिएटिविटी को हमेशा पंख दें। हो सकता है कि फिर आप उस बच्चे को इतिहास में नाम करते देखें, अवार्ड्स पाते देखें, क्योंकि आपने उसकी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। क्रिएटिव थिंकर्स एक्सप्लोर्स न्यू आइडिया, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। क्रिएटिविटी हम सब में है, लेकिन कुछ लोग अपनी क्रिएटिविटी को दिशा देते हैं, उसी को लक्ष्य बना लेते हैं और फिर नए नए आइडियाज़ निकालते हैं, नए एरियाज़ पे काम करते हैं, नए नए ऑब्जर्वेशंस करते हैं और उसके बाद नए आविष्कार भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो आइडियाज़ का प्रोडक्शन करना, कई लोग अपने आइडियाज़ को और आगे लेकर जाते हैं, स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक अपनी थ्योरी दे देते हैं, फिर उनकी थ्योरीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम सबके अंदर क्रिएटिविटी है, अलग अलग लेवल्स पे है, हम उसका लेवल कैसे बढ़ाएं, ये हमारी शिक्षा, हमारी प्रतिभा और ट्रेनिंग सब पर डिपेंड करता है। आप उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आगे लेकर जा सकते हैं। अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाना, उसको ग्रूम करना हमारे हाथ में भी होता है, शिक्षक और परिवार के अलावा और हमारे समाज के अलावा, ठीक है। तो ये हमारी सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। यदि पूछी जाएंगी तो आप ये लिखेंगे, क्रिएटिविटी, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, डिफाइन क्रिएटिविटी, ये सारा एक क्वेश्चन है। मैं इसको टुकड़ों में पढ़ा रही हूँ। पहले हमने डेफिनेशन और साइकोलॉजिस्ट के डेफिनेशंस को पढ़ा, इस लेक्चर में हमने सृजनात्मकता की विशेषताएं पढ़ी हैं। अगले लेक्चर में हम सृजनात्मकता से जुड़ा एक और पहलू पढ़ेंगे जो है टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो इन सब को जोड़कर एक क्वेश्चन आएगा और आपको इन सब का एक आंसर लिखना होगा, ठीक है ना। इसलिए इन पॉइंट्स को हमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं कहना है, सिर्फ ये पॉइंट्स ही लिख देने हैं आपको, क्योंकि समय का अभाव भी होता है ना, 3 घंटे हैं, आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, एक क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, उसका आंसर, सब चीज़ें। इसलिए ध्यान रखिए कि इन पॉइंट्स को लिखना है, इनको बहुत समझाना नहीं है। इस लेक्चर में आपको समझाया गया है ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शिक्षा विषय से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।